माही ने फिर से देखा तो तब भी नजर आया। उसने खुद से कहा, यह वही है क्या? ये सच में है क्या? माही ने इशारे से गार्ड को बुलाया और उसने धीमी आवाज़ में पूछा, अंकल, यह लड़का यहाँ जो मुझे दिख रहा है, क्या वह आपको भी दिख रहा है? गार्ड हैरान होकर के कहा, जी मैडम, हमें भी दिख रहे हैं। माही ने कहा, कौन है यह और यहाँ क्या कर रहे हैं? गार्ड ने कहा, आप कल ऑफिस नहीं आई थी ना, तो इन्होंने कल ही ज्वाइन किया है। यह यहाँ नौकरी करेंगे आपकी तरह। गार्ड की बात सुनकर के माही खुशी से उछल पड़ी। फिर अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल करते हुए कहा, थैंक यू अंकल, आप जाइए। वह वहाँ से चले गए तो वह खुशी से उछल पड़ी, पर अभी तक आयुष ने माही को नहीं देखा था। माही खुद से ही बोली, थैंक यू भगवान जी, फाइनली आपने मेरी खुशी से मुझे मिला ही दिया। वैसे भी मैं आपकी फेवरेट चीज़ जो हूँ, मेरी इच्छा तो पूरी होनी ही थी ना। यह बोलते हुए वह खुशी से पागल हुए जा रही थी। वही अपने डेस्क से उठी और वह चलकर आयुष के पास रुकी। उसको पता ही नहीं था कि वह क्या कर रही थी। माही ने जाकर उसके टेबल पर हल्का सा हाथ मारा। आयुष ने जैसे ही माही को देखा, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। वह एकदम से बोला, माही, आप यहाँ कैसे? ओ माय गॉड, आप यहाँ? खुशी से उसका भी वही हाल था जो माही का था। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ वही कर रही हूँ जो आप कर रहे हैं मिस्टर आयुष। मैं भी यहाँ जॉब करती हूँ। यह एक अजीब सा कनेक्शन था जो वह दोनों फील कर रहे थे, जैसे यह कुदरत का कोई इशारा था। कुछ ना बोलने पर भी आंखों ही आंखों में वह दोनों हजारों बातें कर रहे थे। फिर माही अपनी डेस्क पर जाकर के बैठ गई और चुपके से दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। उसको देखते देखते माही का काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। अचानक से रुद्र ऑफिस में एंटर हुआ। पूरा स्टाफ खड़ा हो गया, पर माही तो जैसे खोई हुई सी थी। उसे तो रुद्र के आने का पता ही नहीं चला। रुद्र ने उसकी यह हालत देखी तो बस आयुष को देखे जा रही थी। माही के चेहरे पर प्यार के रंग बिखरे हुए थे। आंखों ही आंखों में कहीं ना कहीं प्यार पनपने लगा था। कब से वह ऐसे ही आयुष को देखे जा रही थी। बिना रुके उसे देखकर रुद्र जोर से चिल्लाया, माही, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? क्या तुम्हें नहीं पता कि बॉस जब ऑफिस में आते हैं तो खड़ा हुआ जाता है? रुद्र की डांट सुनकर माही एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आकर उठ खड़ी हुई और हकलाती आवाज़ में बोली, एक्चुअली वह सर, मेरा ध्यान। इससे पहले माही अपनी बात कंप्लीट करती, रुद्र फिर से चिल्लाया, वहीं से मैं जानता हूँ कि मिस माही, ध्यान कहाँ था तुम्हारा कि तुम्हें मेरे आने का पता ही नहीं चला? बताइए मुझे। माही ने सर झुकाकर कहा, सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। यह बोलते हुए माही की आंखें नम हो गई। यह पहली बार था जब माही को डांट पड़ी थी। माही को रुद्र ने अपने कैबिन में आने को कहा और अपने कैबिन की तरफ चला गया। माही का डर से बुरा हाल हो रहा था। माही डरते हुए धीरे धीरे उसके कैबिन में गई। जैसे ही वह कैबिन में एंटर करती है, वैसे ही रुद्र ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगा, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मेरे रहते हुए किसी और को कैसे देख सकती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम उस लड़के को देख रही हो? उसमें क्या है? उसके पास जाना चाहती हो तो जाओ, मेरे सारे पैसे मुझे दे दो और तुमको जहाँ जाना है जा सकती हो। माही कहने लगी, आप मुझे इस तरह से मजबूर नहीं कर सकते हैं कि मैं आपसे प्यार करूं। मैं चाहकर भी आपसे प्यार कभी नहीं कर सकती हूं, समझिए आप। माही का यह बात सुनकर के रुद्र की भावें तन गई और वह फ़ौरन से माही के होठों पर रब करते हुए उसके लबों को अपने हाथों से मसल दिया और कहने लगा, तुम समझती क्यों नहीं हो मुझे? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? माही रुद्र से दूर होना चाहती थी, मगर रुद्र उसे अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। माही चिल्लाते हुए ज़ोर से कहने लगी, आप मुझे छोड़ो। प्रॉब्लम खुद आप हो, खुद से पूछ लो कि प्रॉब्लम क्या है। आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं नहीं चाहती कि आप मेरे लिए यह सब कुछ करें या फिर आप मेरे पीछे रहें।
पर आपको मेरी बातें कहाँ समझ में आती है। आप तो पता नहीं मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं। क्या है मेरे में, आपको तो बहुत सारी लड़कियां मिल जाएगी। रुद्र कहने लगा, मुझे वह सारी लड़कियां नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। माही को रुद्र अभी भी अपनी बाहों में ही कस के रखा हुआ था। वह उसके बाहों से छूटने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर वह कहाँ छोड़ने वाला था। माही फिर से गुस्सा होने लगी और कहने लगी, मुझे छोड़ो, मुझे काम है। रुद्र कहने लगा, तुम्हें काम में मन नहीं लगेगा आज, क्योंकि वह लड़का तुम्हारे सामने है ना। देखता हूँ कि तुम कितना काम कर रही हो, वरना उस लड़के को वहाँ से कहीं और भेजना पड़ेगा मुझे। माही इस बात को सुनकर अपनी आंखें बड़ी कर लेती है और कहने लगी, कान खोलकर सुन लो आप, आयुष के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, समझे। इतना कह कर के माही रुद्र के हाथों को जोर से अपने दांतों से काट लेती है। माही के काटने से रुद्र के हाथों में दांत के निशान बन जाते हैं और वह अपने हाथों को ढीला कर देता है। माही उससे दूर हो गई और कहने लगी, प्लीज़ मुझसे ज़बरदस्ती आप नहीं करें तो ही अच्छा है। अच्छा मेरी बिल्ली, मुझे ही म्याऊं। तुम पर तो तुम्हारा भी हक नहीं चलने वाला है, समझी। तुम्हारे सारे रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, समझी मेरी बिल्ली। और इतना कह कर के वह उसके करीब फिर से गया और उसे दीवार से लगाकर उसके दोनों हाथों को कस के ऊपर करके दीवार से लगा दिया और उसके दोनों गालों को अपने हाथों से पकड़ के दबाने लगा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, क्यों मेरी बिल्ली, इतना चालाक कब से हो गई तुम उस लड़के को नहीं देखोगी तो नहीं देखोगी, सिर्फ़ और सिर्फ मुझे देखोगी, समझी तुम। इतना कहते हुए वह माही के लबों पर किस करने लगा और वह किस बहुत ही हार्ड था, क्योंकि इस वक्त रुद्र गुस्से में था और वह गुस्सा सिर्फ़ और सिर्फ माही आयुष को देख रही थी इस वजह से था। माही डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बहुत अच्छे से समझ रही थी कि रुद्र यह सब सिर्फ आयुष से दूर रहने के लिए यह सब कर रहा है। पर माही कहाँ मानने वाली थी। रुद्र थोड़ी देर के बाद माही के लबों को छोड़ा और उसके गले पर एक बाइट कर दिया और कहने लगा, अब तुम जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारे फेस देखकर कोई भी इंसान समझ जाएगा कि तुम्हारे बीच कुछ तो ज़रूर है, और वह आयुष का बच्चा, उसे तो मैं देख लूँगा। इतना कहकर वह अपने चेयर पर बैठ गया। माही इस वक्त गहरी नज़रों से बस रुद्र को ही देख रही थी और कहने लगी, मेरे साथ जो करना है कर लो आप, मगर आयुष के साथ कुछ नहीं करना, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैं ही उसे देखी और मैं ही जाकर उसे बात भी करी, वह तो बेचारा जानता तक नहीं था मुझे। माही की यह बात सुनकर के रुद्र बस उसे ही देखे जा रहा था, पर कुछ बोल नहीं रहा था। माही इतना कह कर के रुद्र के कैबिन से बाहर चली गई। बाहर जाते ही वह वॉशरूम में गई और अपने फेस और ड्रेस को सही करके आई। माही अभी बहुत ज़्यादा ही उदास थी। माही को यूँ उदास देखकर आयुष भी परेशान हो उठा और मन ही मन खुद को कोसते हुए बोला, मेरी वजह से माही को डांट पड़ गई, बेचारी लड़की कितनी उदास हो गई। रुद्र बिना माही को जवाब दिए बस वह अपने काम में लग गया। शाम हुई तो माही घर जाने लगी। आयुष पीछे से माही को आवाज़ लगाया, रुको माही। बोलते हुए वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया और फिक्र भरी आवाज़ में कहा, क्या तुम अभी उदास हो। आयुष को इतने फिक्र करते देखकर माही के चेहरे पर खुशी भर आई थी। उसने जल्दी से कहा, उदास? कौन उदास? मैं नहीं तो, बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। माही पूरा मुंह खोल करके दिल से हंस दी। उसकी यह एक्साइटमेंट देख करके आयुष जोर से हंस पड़ा और फिर बोला, एक नंबर की ड्रामेबाज हो। माही को डर भी लग रहा था कि रुद्र देखे ना, पर वह एक पल सोची, और देखे तो देखे, मुझे उससे क्या, मुझे तो उससे प्यार भी नहीं है। वह इंसान मेरे पीछे पड़ा हुआ है हाथ धोकर। पर आयुष को लेकर बहुत सोचने लगी। उसको सोच में खोया देखकर आयुष कहने लगा,
कहाँ खो गई हो? माही ने अपने बाल अपने हाथों से पीछे करते हुए कहा। वह कहीं नहीं तो मैं हूँ, ऐसी वह बोलते हुए वह मुस्कुराने लगी। आयुष भी मुस्कुरा उठा। उसकी बातों का सिलसिला ऐसे ही शुरू हो गया। उन्हें एहसास भी नहीं था कि कितना वक्त गुजर गया। शायद प्यार की शुरुआत ऐसे ही होती है। माही ने वॉच देखते हुए आयुष से कहा, ओके आयुष, मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। आयुष ने हाथ मिलाते हुए कहा, ओके, बस ध्यान से जाना। माही अपनी स्कूटी पर निकल गई। शाम हो चुकी थी। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। माही घर की तरफ निकल पड़ी। अचानक से उसकी स्कूटी बंद हो गई और वह नीचे झुक कर के उसे चेक करने लगी। तभी एक गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। उसमें 2-3 लड़के थे। ड्राइविंग सीट पर था एक लड़का। माही के करीब आकर कहने लगा, कुछ हेल्प चाहिए? माही ने मुंह उठा कर के उसके तरफ देखी तो वह और भी मुंह मोड़ ली, मगर हैरान थी और बड़ा सा मुंह बनाते हुए बोली, जो खुद प्रॉब्लम में हो वह क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? जब माही की बात सुनकर के उस इंसान को चिढ़ हुआ और कहने लगा, अरे वो मिस प्रॉब्लम, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हेल्प लेने में भी प्रॉब्लम है तुमको? वह कोई और नहीं बल्कि बनवारी था। वह भी इसी शहर में रहने लगा था और वह भी माही की वजह से। वह रुद्र से मिलना जो चाहता था। 1 महीने से वह रुद्र से मिलने की कोशिश कर रहा था, उससे दूर रहना चाहता था, उसे मिलना ही नहीं चाह रहा था, बनवारी से मिलना ही नहीं चाहता था। रुद्र उस बनवारी से मिलना ही नहीं चाहता था। रुद्र कहाँ, बनवारी कहाँ? और बनवारी ने जो भी माही के साथ किया उस वजह से रुद्र उसे सबक सिखाना चाहता था, मगर अब ये चुप था, मौके की तलाश में था। उसने माही को तकलीफ़ जो दिया है। प्रताप अपने गांव गया हुआ था 2 दिन की छुट्टी लेकर के। जब वह अपने गांव से आ रहा था तो रास्ते में ही बनवारी को माही के साथ बात करते देखा। बनवारी कार से उतरा और माही के करीब आ गया। माही ने परेशान आवाज़ में कहा, देखो प्लीज़, मैं पहले ही परेशान हूँ और परेशान मत करो और जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। इतना करके भी तुम्हें शांति नहीं मिली कि अब तुम मेरे पास फिर आ रहे हो? मुझसे दूर ही रहो, मैं पहले ही तुमसे कहा था ना, और आज भी कह रही हूँ। बनवारी के साथ कुछ लोग थे। वह लोग कहने लगे, अरे जब ये इतना भाव खा रही है तो तू क्यों हेल्प करना चाह रहा है? छोड़ इसे और चल यहाँ से। बनवारी को बहुत गुस्सा आ गया और वह गाड़ी से कूद करके नीचे आ गया। माही को उठाकर उसके टाइट से कंधे पकड़कर गुस्से से बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या समझती हो खुद को? बहुत ज़्यादा ही नखरे हैं न तुम्हारे। माही ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, मेरी प्रॉब्लम तुम हो। देखो, मेरे मुंह मत लगो और ना ही मेरे रास्ते में आओ। तुम यहाँ से चले जाओ। इतना सब करने के बाद भी मैंने तुम्हें छोड़ दिया। तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरा दिमाग पहले से ही ख़राब है। जाओ यहाँ से तुम, अभी के अभी। अब बनवारी का सब्र भी जवाब दे चुका था। माही की बात सुनकर वह माही को पकड़ के दीवार की तरफ खींचते हुए गुस्से से उसके दोनों हाथ टाइट से पकड़ के दीवार से लगा दिया। गुस्से से बनवारी का पूरा चेहरा लाल हो गया था। वह ज़ोर से चिल्लाकर बोला, तुम समझती क्या हो खुद को? मैंने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया, फिर भी तुम अपने आप को मिस यूनिवर्स समझती हो या मिस इंडिया? किस चीज़ का इतना एटीट्यूड दिखाती हो? मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, इसीलिए तुम्हें इतना घमंड है और गुरूर है ना? आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, समझी? बनवारी की इस हरकत पर माही का खून खौल गया। उसने बनवारी को धक्का देकर जोर से थप्पड़ जड़ दी और चिल्लाकर बोली, तुम होते कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे टच करने की? हाँ। बनवारी का चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। बात ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। यह देखकर प्रताप ने फ़ौरन से रुद्र को कॉल कर दिया और वहाँ पर क्या हुआ सारी बातें रुद्र को बता दिया। इधर अब वह खुद से अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। बनवारी, उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं कौन होता हूँ? मैं अभी बताता हूँ तुमको। 1 मिनट में अच्छे से जान पाओगे तुम। माही को सोच पाती उससे पहले ही बनवारी ने उसकी स्कूटी को लात मारी और अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ा।
डिक्की से पेट्रोल की बोतल निकाली और स्कूटी के ऊपर पेट्रोल डाला और स्कूटी में आग लगा दिया। जहां स्कूटी को जलते देख करके माही शॉक्ड हो गई। वहीं बनवारी माही के पास आकर बोला, यह है तुम्हारी असली औकात, आगे से मुझे थप्पड़ मारने से पहले 100 बार सोच लेना। यह बोलते हुए बनवारी ने माही का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए अपनी गाड़ी में बैठाया और कहने लगा, आज तुम्हें मैं तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। मैं तुम्हें कहीं दिनों से ढूंढ रहा हूँ। आज तुम मेरे हाथ लगी हो और इसी बहाने से मुझे पिछले भी दिनों का बदला ले लूँगा तुमसे। और बोला, बैठो मेरी रानी। इतना कहकर माही को ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा देता है। माही वही गाड़ी में जाते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रही थी कि मुझे नहीं जाना है, मुझे छोड़ो। इधर रुद्र यह सब सुन करके बहुत ज़्यादा ही गुस्से में तिलमिला उठा था और कहे जा रहा था, बनवारी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वह अपनी दांत पीसते हुए गुस्से में पूरी तरह से लाल हो चुका था और वह अपनी कार में बैठा और फ़ौरन से प्रताप के भेजे हुए लोकेशन पर पहुंच गया। जब तक रुद्र आया तब तक बनवारी वहां से जा चुका था। प्रताप उसका पीछा करते हुए बनवारी के पीछे ही जा रहा था। जब वहां गया रुद्र तो देखता है कि माही का स्कूटी वहां जल रहा है। यह देखकर रुद्र सोचने लगा, बात ज़्यादा ही बिगड़ गई है। यह बनवारी की औकात दिखानी ही पड़ेगी मुझे। उसने मेरी माही के साथ इतनी गिरी हुई हरकत किया है, लगता है उसकी अपनी जान प्यारी नहीं है। यह कहते हुए प्रताप को कॉल करता है और कहने लगा, कहाँ हो तुम प्रताप? कहने लगा, बॉस इस वक्त बनवारी का ही पीछा कर रहा हूँ, मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, आप आते जाइए। रुद्र बोला, फ़ौरन से करो। बनवारी एक गोदाम में माही को लेकर गया। प्रताप भी उसके पीछे ही था। बनवारी माही का हाथ पकड़े हुए उसे गोदाम के ज़मीन पर धक्का दे देता है। माही ज़मीन पर मुंह के बल जा गिरी और आंखों से आंसू बहाते हुए कहने लगी, तुमने जो कुछ भी किया है वह ठीक नहीं किया। तुम देख लेना, अगर यह बात रुद्र को पता चली तो तुम्हारा वह हाल करेगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। माही को नहीं पता था कि वह क्या कह रही है। वह रुद्र का नाम, वह तो रुद्र को पसंद भी नहीं करती, फिर भी वह रुद्र का नाम क्यों ले रही है और रुद्र ही उसे क्यों बचाने आएगा? यह सुनकर बनवारी ठहाके लगाकर हंस पड़ा और कहने लगा, तुम्हें वह बचाने आएगा? ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि तुम तो उसे पसंद ही नहीं करती हो। बेचारा तुम्हारे लिए वह क्या क्या नहीं किया है। तुम्हें उस नरक से बचाया, पर तुमने तो उसे भाव तक नहीं दिया। तुम समझती क्या हो अपने आप को? वह इतना बड़ा ऑफिस का CEO है और तुम एक साधारण सी लड़की, और वह तुम्हारे पीछे, पर तुम उसे समझती ही नहीं। और दूसरी बात, वह बहुत सारी लड़कियों के साथ उसका 1 नाइट स्टैंड तो हर रात चलता था, मगर जब से तुम मिली हो वह सब कुछ छोड़ चुका है और वह एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, पर तुम तो कभी समझी ही नहीं उसे। यहाँ तक कि वह तुम्हारी माँ का भी ख्याल रखता है, पर तुम कहाँ यह देख पाती हो? तुम तो उस आए हुए 2 दिन के लड़के आयुष को देख रही हो ना, और उसके प्यार में पागल हो। यह सब सुनकर के माही की आंखें पूरी तरह से हैरान नजरों से बस बनवारी की बातें सुने जा रही थी और बनवारी सब सच ही तो कह रहा था। प्रताप ने फ़ौरन से वहां पहुंचकर रुद्र को लोकेशन भेज दिया। 5 मिनट में ही रुद्र भी वहां पर पहुंचने वाला था। बनवारी यह सब कहकर कहने लगा, अब तो मेरे अंडर में हो और देखता हो कि कौन बचाने आता है तुम्हें। तुमने तो रुद्र का प्यार भी नहीं समझ पाई, वह तुमसे बहुत प्यार करने लगा है, तुम्हारे लिए पागल है वो, और इसी की वजह से वह बदल गया है। मैं तुम्हारे करीब बहुत पहले आने की कोशिश किया, मगर उसने अपनी ताकत से मुझे तुम्हारे करीब भी भटकने नहीं देता, पर आज मुझे वह मौका मिला है। इतने बरसों के बाद मैं तुम्हारे साथ अपना सब कुछ वसूल करूँगा, वह चाहे कल की धमकियाँ हो या फिर आज का थप्पड़। इतना कहकर बनवारी माही के हाथों को पकड़ लिया और उसके ऊपर झुकने लगा। माही हाथ पैर मारती रही, मगर उसके साथ जो लड़के थे उन्होंने भी माही के हाथ को कस के पकड़ लिया और कहने लगे, बनवारी तू अपना काम कर, उसके बाद हम भी थोड़ा चख लेंगे स्वाद इस लड़की का कि कैसी है। दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत है, कोई भी देखे तो पागल हो जाए। ऐसे हुस्न की परी तो मैं आज तक नहीं देखी, अब मिल गई है तो करना तो बनता है ना।
इतना कहकर वह तीनों ठहाके लगाकर हंस पड़े। माही ब्लैक शर्ट और ब्लैक जीन्स में थी। बनवारी ने माही के शर्ट के सारे बटन को पकड़ के खींच देता है, जिससे माही की सामने की शर्ट के बटन पूरे खुल जाते हैं और आगे कुछ बनवारी कर पाता। रुद्र उसके हाथों को पकड़ लिया और जोर से उसके मुंह पर मुक्का मारा, जिसकी वजह से बनवारी के मुंह से खून निकल गया और वह मुंह के बल गिर गया। उसे गिरते हुए देखकर दोनों लड़के भी हैरान हो गए और वह दोनों बनवारी की तरफ दौड़े। रुद्र ने जल्दी से अपना कोट निकाला और माही के ऊपर ढक दिया। माही फूट फूट कर रोने लगी थी। उसका रोना रुद्र देख नहीं पा रहा था। प्रताप भी आ गया और प्रताप ने बनवारी को पकड़ लिया। पास में पड़े एक डंडे से रुद्र ने उन दोनों लड़कों को बहुत मार के अधमरा कर दिया। बनवारी भी पूरी तरह से घायल हो चुका था। उसकी भी पैर की हड्डियां टूट गई थी। वह चलने के लायक भी नहीं था और जिस हाथ से उसने माही को टच किया था, उस हाथ को भी रुद्र ने तोड़ दिया था और कहने लगा, मुझे तुम्हारे साथ तो बहुत पहले यह कर देना चाहिए था, मगर मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। मैं जाने दिया तुम्हें, इसका तुम इस तरह से फ़ायदा उठाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने मेरी माही पर नज़र उठाया और देखा मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूँगा। यह कहते हुए अभी और वह उसी आंखों के पास डंडे से वार करने वाला था कि प्रताप उसे रोक दिया और कहने लगा, बॉस रहने दीजिए, क्यों इतने नीच आदमी को मार करके आप अपने हाथ गंदे कर रहे हैं। रुद्र वहीं रुक गया और कहने लगा, क्या कह रहे थे तुम कि तुमने उसे उस नरक में भेजा? तुम कौन होते हो उसको नरक में भेजने वाले? तुम्हारी औकात क्या है? तुम माही की औकात दिखाना चाहते हो? मुझसे बात करो, माही मेरी है और मैं उसका हूँ। तुम सीधा मुझसे बात करो, मेरी औकात दिखाओ। तुमने माही का औकात दिखाई तो मेरी भी दिखाई। अब बताओ कि औकात क्या चीज़ होता है। और हाँ, कहाँ है वह तुम्हारा पालतू कुत्ता आकाश? उसे भी जाकर बता देना। अगर वह पलटकर भी मेरी माही की तरफ देखा तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा और तुम्हारी तो वो हाल करूँगा कि ज़िंदगी भर याद रखोगे। और इस बार तो मैंने छोड़ दिया, आगे से शायद यह तुम्हारे पास जान भी न रहे। यह कहकर के गुस्से भरी आंखों से देखते हुए माही के पास गया। माही इस वक्त रुद्र को ही देख रही थी, जो कि अभी अभी आकाश का नाम लिया। माही रुद्र से कहने लगी, आकाश, आकाश ने क्या किया है? रुद्र यह भूल चुका था कि माही वही है और वह सुन लेगी तो ज़रूर पूछेगी। और अगर वह आकाश के बारे में जान गई कि आकाश भी उसे उस नरक में धकेलना चाहता था तो माही को भी बहुत धक्का लगेगा। पर वह तो अब बोल चुका था। माही जीत कर बैठी, आकाश ने क्या किया है मेरे साथ? रुद्र ने कुछ बोलता उससे पहले ही बनवारी कहने लगा, मैं बताता हूँ। यह जानना चाहती हो ना कि आकाश क्या किया है? आकाश तुम्हारा भाई, वह मुझसे मिलकर तुम्हें कोठी पर बेचवाने का काम किया था। उसमें जितना मेरी भागीदारी थी उतना बराबर का भागीदार वह आकाश भी था। वह तुम्हारा भाई नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। वह तुम्हें कभी पसंद किया ही नहीं। यह सुनना था कि माही के तो पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। वह कभी सोची भी नहीं थी कि उसका भाई भी ऐसा कर सकता है। सौतेला ही सही, पर वह तो भाई था ना, और वह इतना नीचे गिर जाएगा माही ने कभी सोचा भी नहीं था। माही को इतना परेशान और फिर से फूट फूट कर रोते हुए देखकर रुद्र के दिल फटने लगे थे। वह फ़ौरन से माही को अपनी गोद में उठाया और गाड़ी में बैठाया और उसे अपने फार्म हाउस लेकर गया। वह घर अभी नहीं ले जा सकता था क्योंकि माही की हालत बहुत ख़राब थी। उसने कॉल करके माही के माँ को बोल दिया था कि आज माही नहीं आएगी क्योंकि ऑफ़िस में बहुत सारे काम हैं और बहुत सारे एम्प्लॉय भी ऑफिस में आए हुए हैं। वही मीटिंग होने वाली है, बड़ा सा डील क्रैक होने वाला है। आप बिल्कुल फ़िक्र नहीं करिएगा, माही बहुत जल्द आ जाएगी। घर में खुद ही ड्रॉप कर दूंगा। उसे यह सुनकर अंजना जी कहने लगी, ठीक है बेटा, तुम हो माही के साथ तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं। माही की माही इस वक्त बहुत ज़्यादा ही टूट चुकी थी और वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। पर बनवारी का बात उसके जहन में एक एक करके चले जा रहा था। रुद्र ने ही उसके लिए सब कुछ किया और वह रुद्र को ही समझ नहीं पाई थी।
रुद्र से दूर होना चाहती थी, बल्कि उससे नफरत भी करने लगी थी। पर बनवारी की बात सुनकर तो उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत है। वह कुछ सोचने समझने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसा उसे लग रहा था कि अब वह सोचेगी तो उसका दिमाग फट जाएगा। माही को सोच में डूबा हुआ देखकर रुद्र कहने लगा, क्या सोच रही हो? माही, जो हो गया है उसे सोचा नहीं करते हैं, अपने दिमाग से निकाल दो। और रही बनवारी की बात, तो वह अब कभी तुम्हारी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखेगा। और चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ। माही बस हाँ में सर हिलाई और वॉशरूम में चली गई। वह वॉशरूम में गई थी, मगर अपने आप को शीशे में देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना बाहर तक सुनाई दे रहा था। रुद्र उसका रोना सुनकर वॉशरूम में चला गया। वह अपने आप को रोक नहीं पाया और माही को रोता हुआ देखकर खुद पर कंट्रोल न कर पाया और उसे सीने से लगा लिया और कहने लगा, क्या हुआ माही, तुम ठीक तो हो ना? कुछ तो नहीं हुआ है, तुम अब सेफ हो, मेरे पास हो। माही भी रुद्र के गले लग गई। उसे भी रुद्र की बाहों में सुकून महसूस हो रहा था। माही तो रुद्र को समझना भी नहीं चाहती थी, पर आज जो कुछ भी हुआ, अगर रुद्र थोड़ा सा भी लेट कर देता या फिर रुद्र नहीं जाता तो आज माही कहीं भी मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचती। बनवारी पता नहीं उसके साथ क्या ही कर जाता। यह सोचकर के बस उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। रुद्र माही को खुद से दूर किया तो माही के बाल रुद्र के शर्ट के बटन से अटक गया और उसके बाल खींच रहा था। माही यह देख कर के बाल को निकालने की कोशिश करने लगी। वह इस वक्त बहुत ज़्यादा ही परेशान थी और वह अपने बाल को निकालते हुए खुद ही दर्द में थी। उसके बाल खींच रहे थे तो उसे दर्द हो रहा था। यह देखकर रुद्र कहने लगा, 1 मिनट मैं निकालता हूँ। और वह माही के बाल को अपने शर्ट के बटन से आराम से निकालने लगा। पर रुद्र का ध्यान अचानक से माही के फटे हुए शर्ट पर गया। उसके सारे बटन निकल चुके थे। माही जब देखती है कि रुद्र की निगाहें कहाँ हैं, तो वह रुद्र के दिए हुए कोट को अच्छे से ठीक करती है। माही इस वक्त बहुत ज़्यादा ही वीक महसूस कर रही थी। वह कहने लगी, मैंने कभी नहीं सोचा कि खुद मेरा भाई ही मेरे साथ ऐसा करेगा। वह सोच भी कैसे लिया कि इतना कह कर के माही फिर से सिसक सिसक कर रोने लगी। उसका सिसकना देखकर रुद्र भी रोने जैसा फेस बना लिया था। वह माही का रोना नहीं देख पा रहा था। उसने माही का हाथ पकड़ के जोर से अपने तरफ खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया। माही इस मोमेंट के लिए तैयार नहीं थी और वह भी रुद्र के सीने से जा लगी। माही भी इस वक्त रुद्र के सीने से लगकर खुद को रिलैक्स महसूस कर रही थी। माही भी इस वक्त किसी से गले लगकर खुद को अच्छा फील करवाने की कोशिश कर रही थी। रुद्र उसके सर को अपने हाथों से सहलाते हुए कहने लगा, डोंट वरी मेरी बिल्ली, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो। माही के फेस को अपने हाथों से धोता है। उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर बैठा दिया और कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस निकाल कर देता हूँ, चेंज कर लो। और उसे चेंजिंग रूम में लेकर जाता है। वहीं माही अपनी हैरान नज़रों से बस रुद्र को ही देख रही थी। वहीं रुद्र माही को अपनी मासूम शक्ल से उसे अट्रैक्ट कर रहा था। स्टोरी जारी रहेगी। क्या माही भी अब रुद्र से प्यार करने लगेगी या नहीं? रुद्र तो सच में माही का पूरा दीवाना हो चुका है। यह जानने के लिए बने रहिए स्टोरी के साथ। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे पिता ने मेरी शादी एक 12 साल के बच्चे से करवा दी। मैं अपने पति को बच्चा समझकर सो जाती थी और अपने पिता को बुरा भला कहती थी। लेकिन मेरी जान तो तब निकली जब पता चला कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। वह भी मैं दुल्हन बनी बैठी थी और न चाहते हुए भी अपने 12 साल के पति का इंतजार कर रही थी। मेरे दिल में कोई अरमान नहीं थे, बल्कि मुझे तो अपने पिता पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने अपनी बीमारी की वजह से मेरी शादी यह सोचकर एक 12 साल के बच्चे से करवा दी कि कम से कम मैं मरने से पहले अपने घर की हो जाऊंगी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पिता ने एक बार भी मेरे जज्बात के बारे में नहीं सोचा था। एक 12 साल का बच्चा मुझ जैसी 20 साल की जवान लड़की को कैसे कोई खुशी दे सकता था? मैं जवान थी, खूबसूरत थी। बहुत से लड़के थे जो मुझसे शादी के इच्छुक थे, लेकिन मेरे पिता ने एक 12 साल के बच्चे को मेरे लिए चुनकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी।
न ही अब्बा ने मेरे जज्बात की परवाह की थी और न ही मेरी इच्छाओं का कोई ख्याल रखा था। यही सोच सोच कर मेरा सिर फटा जा रहा था कि मैं इस बेजोड़ रिश्ते के साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगी। मेरे पास तो वापसी का भी कोई रास्ता नहीं था। अब्बा मुझे विदा करके खुद तो निश्चिंत हो गए थे, लेकिन मुझे एक ऐसी जलती हुई आग में झोंक दिया था जिसमें शायद मैं सारी जिंदगी ही झुलसने वाली थी। उम्मीदों भरी यह रात आंसुओं की भेंट चढ़ रही थी और मैं बेबस और लाचार थी। मैं अपनी ही सोचों में डूबी हुई थी कि कमरे का दरवाजा खुला। मुझे लगा कि मेरा पति आया होगा, लेकिन एक 17-18 साल की लड़की मेरे पास चली आई। मैं अपने ससुराल में किसी को नहीं जानती थी, इसलिए इस बात से भी अनजान थी कि यह लड़की कौन है। उसकी नजरें मेरे शरीर पर टिकी हुई थीं। वह मेरे सामने ही बैठ गई और मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम कर कहने लगी, तुम कितनी खूबसूरत हो लैना, तुम्हारे हाथ पैर कितने नरम और नाजुक हैं। तुम्हें तो कोई शहजादा मिल सकता था, लेकिन तुम्हारे पिता ने तुम्हें मेरे 12 साल के भाई के साथ विदा करके तुम पर बड़ा जुल्म ढाया है। उस लड़की की बातें सुनकर मुझे अंदाजा हो गया कि वह मेरी ननद है। वह पारंपरिक ननदों वाला किरदार नहीं निभा रही थी, बल्कि उसके हर अंदाज में मेरे लिए प्यार था। उसकी बातों ने मेरी आंखों के कोने गीले कर दिए और मैंने बिना कुछ कहे चंद आंसू बहाकर शांत कर दिए। उस लड़की ने जल्दी से मेरे आंसू पोंछे और कहने लगी, रोने की कोई बात नहीं है लैना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा भाई भी बुरा नहीं है, वह भी तुम्हारा ख्याल रखेगा। बस वह अभी बच्चा है और मेरे पिता ने तुम्हारे अब्बा की दोस्ती की खातिर तुम दोनों को इस रिश्ते में बांध दिया है। तुम कुछ समय उसके साथ इस रिश्ते को निभा लो, फिर हम कोई तरकीब निकालेंगे और मैं तुम्हें इस बेजोड़ रिश्ते से आजादी दिलवा दूंगी। उस लड़की की बातें सुनकर मुझे जीने की नई उम्मीद मिल गई थी। मैं सोच रही थी कि मैं अकेली नहीं हूँ। वास्तव में अगर मुझे इस रिश्ते से आजादी मिल जाती तो मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार सकती थी। मुझे अपने अब्बा से कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि मैं पलटकर उनकी तरफ नहीं देखूंगी। वह मुझे तसल्ली देकर कमरे से निकली तो एक 12 साल का बच्चा कमरे में चला आया और पहली नजर में ही मैं जान गई, यही मेरा पति है। मैं उसे देखकर हक्का बक्का रह गई थी। अगर मेरा कोई भाई होता तो शायद वह बिल्कुल उसी जैसा होता। वह मेरे पास आकर बैठा और अनायास ही मेरी चूड़ियों से खेलता हुआ कहने लगा, मुझे लाल रंग की चूड़ियां बहुत पसंद हैं। ये तो आपकी गोरी गोरी कलाइयों पर बहुत जंच रही हैं। मैंने घबराकर अपने हाथ पीछे खींच ली। भले ही वह 12 साल का बच्चा था, लेकिन मेरा पति था और यही सोचकर मुझे कुछ घबराहट हो रही थी। मेरी इस हरकत पर उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगा, लैला, आप तो ऐसे डर रही हैं जैसे मैं आपको खा जाऊंगा। आप मेरी पत्नी हैं, क्या आपको मालूम नहीं? एक 12 साल के बच्चे के मुंह से अपने लिए पत्नी का शब्द सुनकर मेरे दिल में ठेस सी उठी थी, लेकिन मैं चुप हो गई और फिर मैंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और कपड़े बदलकर सोना चाहती हूँ। उसने कोई आपत्ति नहीं की और मैं जल्दी से गुसलखाने में घुस गई। इतनी ही देर में शावर खोलकर नीचे खड़ी अपने आंसुओं को पानी के साथ मिलाती रही और अपने दिल को हल्का करती रही। मुझे यूं ही शावर के नीचे खड़े काफी देर हो गई और फिर अचानक ऐसा लगा जैसे किसी की नजरें मेरे शरीर पर टिकी हों। मैंने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन ये एक अटैच्ड बाथरूम था और इसमें ऐसी कोई खिड़की नहीं थी कि कोई बाहर से मुझे देख सकता। तो क्या कमरे में से कोई मुझे देख रहा था? लेकिन कौन? कमरे में तो सिर्फ हम्माद था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैंने जल्दी से कपड़े बदले और गुसलखाने से बाहर निकली तो मेरा पति हम्माद बिस्तर पर गहरी नींद में सोया हुआ था। उसे सोते देखकर मुझे यकीन हो गया कि मुझे वहम हुआ था। अगर हम्माद सो रहा था तो भला मुझे कौन देख सकता था? मैं चुपचाप बिस्तर के दूसरे किनारे पर लेट गई और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। सारे दिन की थकान और रोने धोने की वजह से मेरी आंखें इस कदर जल रही थीं कि कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। लेकिन आधी रात को मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ और मैं नींद से घबराकर उठ बैठी। कमरे में इस कदर अंधेरा था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। न जाने क्यों नींद में ऐसा महसूस हुआ था जैसे किसी ने मेरे शरीर पर हाथ फेरा हो। बड़ी मुश्किल से मैंने साइड टेबल पर रखे लैंप को जलाया और अपने साथ बिस्तर पर पड़े हम्माद पर नजर डाली, जो पहले की तरह ही गहरी नींद सो रहा था। शायद फिर यह मेरा वहम था, इसीलिए मुझे ऐसा लगा था कि किसी ने मुझे छूने की कोशिश की है। यही सोचकर मैंने दोबारा लैंप बंद किया और सो गई। लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरी हालत कुछ अनुचित थी और ऐसा लग रहा था जैसे रात को किसी ने मेरे साथ छेड़छाड़ की हो। मगर हम्माद गहरी नींद में था।
मैंने परेशानी के आलम में इधर उधर देखा, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक था। या मुझे बार बार वहम हो रहा था, या फिर बात कुछ और ही थी। एक अजीब सी परेशानी ने मुझे घेर लिया था। मैं थोड़ी देर में ताजा होकर कमरे से बाहर निकली तो सामने ही डाइनिंग टेबल पर हम्माद के अब्बा यानी मेरे ससुर बैठे हुए थे। मुझे देखते ही उन्होंने सिर से पांव तक मुझे अपनी नजरों के घेरे में लिया और मुस्कुराकर कहने लगे, आओ बेटी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चलो मेरे साथ बैठकर नाश्ता कर लो। मेरे ससुर ने एक कुर्सी खींचकर अपने करीब की और मुझे बैठने का इशारा किया तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। ऐसा नहीं था कि मैं अपने ससुर को पहली बार देख रही थी। मैं उन्हें अच्छी तरह जानती थी। वह मेरे अब्बा के दोस्त थे और उनका हमारे घर काफी ज्यादा आना जाना था, लेकिन शुरू से ही मुझे वह कुछ खास पसंद नहीं थे। उनकी नजरें हमेशा ही मेरे शरीर के आर पार होती महसूस होती थीं, और अब जिस तरह वह मुझे अपने करीब बैठने को कह रहे थे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैं जानबूझकर उनसे दूर रखी कुर्सी पर बैठ गई और सिर झुकाए नाश्ता करने लगी। लेकिन सारा वक्त मुझे ऐसा ही लगा जैसे उनकी नजरें मुझ पर टिकी हुई हों। कुछ ही देर में मेरी ननद भी आ गई और मेरे बराबर ही बैठकर मेरी खूबसूरती की तारीफ करने लगी, और फिर अपने अब्बा के सामने ही उसने शरारती अंदाज में मुझसे पूछा कि कल रात हम्माद ने तुम्हें तंग तो नहीं किया। मुझे उनसे इस सवाल की उम्मीद हरगिज भी नहीं थी। मैं एकदम ही शर्मिंदा हो गई और मेरी नजर जैसे ही मेरे ससुर पर पड़ी तो उनके चेहरे पर भी धीमी मुस्कान थी और मुझे लगा कि मैं दोबारा सिर नहीं उठा सकूंगी। मेरी ननद ने फौरन ही अंदाज बदला और कहने लगी, मेरे कहने का मतलब यह था कि हम्माद बहुत ज्यादा ही शरारती है और वह रात को इतनी आसानी से सोता भी नहीं है। मैं उसे बहुत ज्यादा कहानियां सुनाती हूँ, तभी जाकर उसे नींद आती है। इसीलिए पूछ रही थी कि कहीं कल उसने तुम्हें भी तो तंग नहीं किया। मैंने बड़ी मुश्किल से नकारात्मक में सिर हिलाया और चुपचाप अपने नाश्ते पर ध्यान देने लगी। मेरा बस चलता तो मैं इस मंजर से कहीं गायब हो जाती। हम्माद के अब्बा नाश्ता करके वहां से चले गए तो मेरी जान में जान आई, लेकिन अचानक ही मेरी ननद कहने लगी कि अब्बा ने सिर्फ तुम्हारी हमदर्दी में हम्माद का रिश्ता तुमसे करवाया है, वरना कोई बाप अपने बच्चे की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता, इसलिए तुम अब्बा का ख्याल रखा करो। अम्मी के इंतकाल के बाद से वह बिल्कुल अकेले रह गए हैं। मेरी ननद ने चाय का एक कप निकालकर मेरे सामने रखा और कहने लगी, अब्बा अपने कमरे में चाय पीते हैं, जाओ जाकर अब्बा के कमरे में चाय दे आओ, वह खुश हो जाएंगे। मैं उसकी बात पर एकदम ही घबरा गई थी, लेकिन मैं अपनी ननद को इनकार नहीं करना चाहती थी, इसलिए मजबूरी में मैंने चाय का कप उठाया और अपने ससुर के कमरे में पहुंच गई। मेरे ससुर बिस्तर पर बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे भी अपने करीब बैठने का इशारा किया। न चाहते हुए भी मुझे उनके साथ बैठना पड़ा। वह धीरे धीरे मेरे करीब हुए और आहिस्ता से कहने लगे, मैं जानता हूँ हम्मा तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकता, वह अभी बहुत छोटा है, लेकिन बस कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। उनके मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं घबराकर खड़ी हो गई और तेज तेज कदम उठाते हुए कमरे से बाहर निकल आई। ये ससुराल तो मेरे गले का फंदा बन गया था। सिर्फ 12 साल का पति ही मेरी परेशानी नहीं था, बल्कि मेरे ससुर भी मुझे एक आंख नहीं भा रहे थे। मैं सीधे अपने कमरे में चली आई। हम्माद जाग चुका था। मुझे देखते ही भाग कर आया और मेरे गले से लग गया। लैला, आप कहाँ चली गई थीं? मैंने आपको कमरे में नहीं पाया तो बहुत परेशान हो गया था। हम्माद की यह नजदीकी मुझे पागल कर रही थी। उसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन वह मेरा पति था। स्वाभाविक रूप से उसकी नजदीकी पाकर मेरा दिल धड़कने लगा था और मैंने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाया था। वह मुझे छोड़कर पीछे हटा तो मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा, आगे से मेरे करीब मत आना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी बात पर उसके चेहरे का रंग बदल गया और इससे पहले कि वह कुछ कहता, मेरी ननद कमरे में चली आई और हम्माद पर गुस्सा करने लगी कि वह इतनी देर से क्यों उठा है। उसके इम्तिहान करीब हैं, उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। वह डांट डपट करती हम्माद को अपने साथ ले गई। मैं सारा दिन भविष्य की सोचों की चिंता में ही गुजारती रही। मेरी भूख प्यास सब मिट चुकी थी। रात के समय मेरी ननद दूध का गिलास लिए मेरे कमरे में चली आई और कहने लगी, भाभी, आपने सारा दिन कुछ नहीं खाया, अब कम से कम दूध पीकर सो जाइएगा। मुझे अनायास ही अपनी ननद हिना पर प्यार आ गया। वह उम्र में मुझसे छोटी थी, लेकिन इसके बावजूद मेरा बहुत ख्याल रख रही थी। मैंने उसके हाथ से दूध का गिलास लिया और उसकी खुशी के लिए दूध पी लिया। हम्माद भी कमरे में आ गया था। उसने भी एक गिलास दूध पिया और सोने के लिए लेट गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे नाराज हो। उसने एक नजर भी मेरी तरफ नहीं देखा था। मैं भी आराम से सोने के लिए लेट गई और फिर जब अगली सुबह मेरी आंख खुली
तो बिस्तर की चादर नीचे पड़ी हुई थी। हम्माद बिस्तर पर कहीं नहीं था और मेरी हालत काफी अजीब हो रही थी। मैं रात को सही कपड़े पहनकर सोई थी, लेकिन इस वक्त मेरे कपड़े कंधे से फटे हुए थे, जैसे किसी ने उतारे हों। मैंने परेशानी में हम्माद को देखा तो वह बिस्तर से नीचे पड़ा हुआ था, शायद नींद में नीचे गिर गया था। लेकिन फिर बिस्तर की ऐसी हालत किसने की थी और मेरे कपड़े कैसे फटे थे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने जल्दी से उठकर अपने कपड़े बदले और बिस्तर की हालत बेहतर करके हम्माद को हिलाया तो वह गहरी नींद से मुश्किल से आंखें खोलकर मुझे देखने लगा। मैंने उसे बिस्तर पर वापस किया और फिर खुद भी बिस्तर पर बैठ गई। मैं दोनों हाथों की उंगलियां आपस में उलझाए परेशानी में बैठी हुई थी। ये सब क्या हो रहा था? हम्माद एक 12 साल का बच्चा था और मुझे यकीन था कि वह मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम्माद ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया था तो फिर ये सब कैसे हो रहा था? काफी देर तक इसी तरह अपनी सोचों में उलझने के बाद मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे दरवाजे से लगकर खड़ा था और दरवाजा खोलते ही छिप गया। मैंने एक साए को तेजी से दूर जाते देखा था और इस बात ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया था। यह सोचकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। इस घर में हम्माद के अलावा अगर कोई मर्द था तो वह मेरे ससुर थे और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई बाप अपने बेटे की पत्नी के साथ कोई गलत हरकत कर सकता है। मैं अपने ही पति के घर में खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थी। रसोई से निकलकर मेरी ननद मेरे पास आई और मेरे चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर कहने लगी, भाभी सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? आप परेशान क्यों खड़ी हैं? मैंने डरते डरते हिना को बताया कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे दरवाजे के पास खड़ा हो या फिर अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। मेरी बात सुनकर हिना हैरान हुई और कहने लगी कि अब्बा तो सुबह से डॉक्टर के पास गए हुए हैं और हम्माद आपके कमरे में है। मैं खाना बना रही हूँ, आपको जरूर कोई वहम हुआ होगा। मैंने हिना को यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैंने खुद कोई साया देखा था, लेकिन हिना को मेरी बात पर यकीन नहीं आया। वो यही कह रही थी कि घर में उसके अलावा इस वक्त और कोई नहीं है। हम्माद को इम्तिहान से 1 हफ्ते पहले ही स्कूल से छुट्टियां मिली थीं और आज उसकी आखिरी छुट्टी थी। हिना मुझे बताने लगी कि वो पढ़ाई में बहुत तंग करता है और अब मुझे उसे पढ़ाना चाहिए। मैंने धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियां उठानी शुरू की और हम्माद को भी खुद पढ़ाने लगी। मेरी ज्यादातर यही कोशिश होती कि मैं अपने कमरे में रहूं और अपने ससुर से बात न करूं। पता नहीं क्यों उनसे डर लगता था। दिन तेजी से गुजरते चले जा रहे थे। हम्माद के साथ मेरी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो मेरे करीब भी आता तो मुझे घबराहट या बेचैनी नहीं होती, बल्कि मैं प्यार से उसके साथ पेश आती। वो एक मासूम बच्चा था और यही सोचकर मैं धीरे धीरे उसका ख्याल रखने लगी थी। शादी के बाद कुछ दिनों तक मुझे कुछ अजीब हरकतों का एहसास हुआ था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं था और इसलिए मैं सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। हिना से मेरी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो वाकई बहुत अच्छी और प्यार करने वाली लड़की थी। उसने मेरा ख्याल रखने और मेरा दिल बहलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दूसरी तरफ हम्माद भी आम बच्चों जैसा नहीं था, बल्कि वो मुझे अपनी उम्र से बड़ा और जिम्मेदार मालूम होता था। मेरी शादी को ये दूसरा महीना था। मेरी तबीयत कुछ खराब रहने लगी थी। हर वक्त चक्कर आते महसूस होते। रसोई में जाती तो चीजों की खुशबू से जी मिचलाने लगता। खाना खाने पर तबीयत खराब होने लगती। शुरू में मुझे लगा कि शायद ये सब कमजोरी और गर्मी की वजह से है, लेकिन फिर हर गुजरते दिन के साथ मेरी तबीयत नाजुक होती चली गई और जब हिना ने मेरी तबीयत ज्यादा खराब देखी तो जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने काफी सारे सवाल करने के बाद अल्ट्रासाउंड करने के लिए भेजा और फिर जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई तो मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मैं गर्भवती हो चुकी थी और यही बात मेरे लिए अविश्वसनीय थी। मेरा पति एक 12 साल का बच्चा था। उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं था, तो फिर मैं गर्भवती कैसे हो सकती थी? मैंने घबराकर डॉक्टर से कहा कि जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर मुस्कुराई और कहने लगी, आपकी नई नई शादी है ना, इसीलिए ये खबर सुनकर आप थोड़ी परेशान हो गई हैं। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। गर्भवती होना कोई बीमारी तो नहीं, ये तो खुशी की बात है। आप तो खुदा का शुक्र अदा करें कि शादी के दूसरे ही महीने आपकी गोद भर गई, वरना लोग तो सालों साल मन्नतें मांगते हैं और फिर भी औलाद जैसी नेमत से वंचित रहते हैं। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखकर मेरे हाथ में पर्ची थमाई तो मैं हैरान और परेशान सी हिना के साथ बाहर निकल आई। उसके चेहरे की हवाइयां भी उड़ी हुई थीं
और जबान को ताला लग गया था। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैंने गुस्से से हिना से कहा कि ये सब क्या हो गया है? मेरे और हम्माद के बीच तो ऐसा कुछ भी नहीं। फिर मैं गर्भवती कैसे हो सकती हूँ? मैं हरगिज भी बदचलन औरत नहीं हूँ। हिना ने एक गहरी नजर मेरे शरीर पर डाली और बिना कुछ कहे मुझे घर ले आई। पूरा रास्ता वह चुप रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं उसकी नजरों में गुनहगार हूँ। मुझे डर था कि अगर वह भी मेरे चरित्र पर यकीन नहीं करेगी तो मैं कहाँ जाऊंगी। अपने ससुर से तो मुझे हरगिज भी कोई उम्मीद नहीं थी। कहीं ये बच्चा मेरे ससुर का तो नहीं? ये ख्याल आते ही मेरे पैरों से जान निकल गई। मैं और हिना जैसे ही घर में दाखिल हुए तो सामने ही मेरे ससुर थे। उन्हें मालूम था कि हम डॉक्टर के पास गए हैं। मुझे देखते ही उन्होंने फौरन मेरी तबीयत के बारे में पूछा तो मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और हिना भी सिर पकड़कर बैठ गई और उसने अपने बाप को मेरे गर्भवती होने की खबर सुना डाली और मुझे लगा कि मैं शर्म से जमीन में धंस जाऊंगी। अगर ये बच्चा उनका था तब भी मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही थी। हम्माद भी वहीं बैठा पढ़ाई कर रहा था। ये खबर सुनकर उसने भी मुझे फटी फटी निगाहों से देखा था। वह बच्चा जरूर था, लेकिन इतना छोटा भी नहीं था कि उसे शब्द गर्भवती का मतलब समझ न आता। ये खबर सुनते ही मेरे ससुर गुस्से में उठ खड़े हुए और नफरत से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे कि मैं तो तुम्हें बहुत नेक और पाक समझकर अपने घर की बहू बनाकर लाया था। मैंने सोचा था कि तुम्हारे मरते हुए बाप की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और मेरे बिन माँ के बच्चे को तुम्हारा सहारा भी मिल जाएगा, लेकिन तुमने तो हमारे दामन पर दाग लगा दिया है। ये किसका है? तुमने किसके साथ गुनाह किया है? इससे पहले कि मैं कोई जवाब दे पाती, हम्माद बीच में बोल उठा और कहने लगा कि अब्बा लैला ऐसी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने हैरानी से हम्माद की तरफ देखा था। वह 12 साल का बच्चा आज मेरी हिमायत में अपने बाप के सामने खड़ा हो गया था, जबकि मैंने तो कभी उसे पूरे दिल से अपना पति भी नहीं माना था। हम्माद के अब्बा गुस्से में कहने लगे, फिर तुम ही बताओ ये बच्चा किसका है? क्या तुम्हारा है? उनके सवाल पर वह चुप हो गया। मेरे ससुर गुस्से में यहाँ से वहां टहलने लगे और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसे सुनकर मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। वह हम्माद से कह रहे थे कि अभी और इसी वक्त इस बदचलन लड़की को तलाक दो और इसको यहाँ से निकाल दो। इसके साथ की गई नेकी आज हमारे गले का फंदा बनने वाली है। तलाक का शब्द सुनते ही मेरी चीख निकल गई थी और फिर एक ऐसी बात हुई कि मेरी रूह कांप गई। मेरी ननद हिना ने बता दिया था कि यह बच्चा किसका है और इसी बात ने मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी। वह जानती थी कि मैं किसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन डर के मारे चुप थी। और जब उसे पता चला कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तो उसने सारा सच बता दिया। वह रोते हुए कहने लगी कि वह एक लड़के को पसंद करती थी और वह लड़का छुप छुप कर मिलने के लिए आया करता था। हिना ने उसे पूरे घर की चाबियां दे रखी थीं। लेकिन जब मैं विदा होकर यहाँ आई तो मेरी शादी वाली रात उस लड़के ने मुझे देखा और मेरी खूबसूरती से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। लेकिन हिना को हरगिज भी अंदाजा नहीं था कि उसकी नीयत खराब है। उस लड़के ने घर की चाबियों से फायदा उठाकर शादी की रात मेरे कमरे में आकर न सिर्फ गुसल खाने में मुझे शावर लेते देखा, बल्कि वह रात को मेरे ही कमरे में छिप गया और मौका पाकर मेरे साथ छेड़छाड़ करता रहा। लेकिन मेरी आंख खुल गई और उसे अंदाजा हुआ कि मैं कच्ची नींद सोती हूँ। इसीलिए उसने हिना को कहा कि वह हम दोनों पति पत्नी को नींद की दवा देकर सुलाया करे ताकि उन्हें मिलने में आसानी हो। लेकिन दरअसल वह इस बात का फायदा उठाकर मुझे इस्तेमाल करना चाहता था और उसने ऐसा ही किया। हिना को कुछ ही दिनों में पता चल गया कि उस लड़के ने हिना को धोखा देकर मुझे इस्तेमाल किया है और इसी बात पर उन दोनों का झगड़ा हो गया और वह हिना को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। लेकिन जाते जाते मेरे दामन में दाग लगा गया और आज मैं उसी के बच्चे की माँ बनने वाली थी। हिना ने हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगी और अपने बाप से गुजारिश की कि उसके गुनाह की सजा मुझे न दी जाए। अपनी बेटी का सच जानकर मेरे ससुर की जान निकल गई थी। हम्माद मुझे सहारा देकर कमरे में ले आया और उसने मुझे तसल्ली दी कि वह मेरा साथ देगा और मुझे कोई तकलीफ नहीं होने देगा। मेरे ससुर ने हिना को गुस्से में कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन वह बेचारी तो खुद धोखे का शिकार हुई थी। इसीलिए मैंने न सिर्फ उसे माफ कर दिया बल्कि कुछ ही अरसे में अपने ससुर को भी इस बात के लिए मजबूर किया कि वह भी हिना को माफ कर दें। हम्माद ने जिस तरह मेरा साथ निभाया था, मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी सारी जिंदगी उसी के साथ गुजारूंगी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि मेरा बच्चा अगले ही महीने में गिर गया था और फिर मैंने हम्माद के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। हमारे आसपास हिना जैसी बहुत सी लड़कियां हैं जो कच्ची उम्र में झूठे प्यार में फंसकर न सिर्फ अपनी बल्कि अपने घर वालों की जिंदगी भी बर्बाद कर देती हैं।
इसलिए हमें चाहिए कि अपनी बेटियों को सही और गलत का फर्क समझाएं और उन्हें ऐसे धोखेबाज लोगों के चंगुल से बचाएं। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे।